ये वीडियो शिक्षक उद्देश्य के लिए है। वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका मेरे चैनल क्राइम फैक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि सिर्फ 5 साल की उम्र में गुम हो गया था, और जब उसकी उम्र 30 साल की होती है तब वो कैसे अपने परिवार को ढूंढता है। और एक रोज़ वो अपने माँ के दरवाजे के सामने अचानक से खड़ा हो जाता है। 5 साल से 30 साल तक का सफ़र, यानी कि इन 25 सालों में वक्त बहुत कुछ बदल देता है। जब वो बच्चा 5 साल की उम्र में गायब हुआ था तब उसे कुछ भी नहीं मालूम था। उसके घर के रास्ते, सड़क, ये सब उसे कुछ भी नहीं मालूम था, और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था, हिंदी में ही बातचीत करता था। और जब वो बच्चा 25 साल के बाद यानी कि 30 साल की उम्र में अपने घर, अपने परिवार के पास पहुंचा, तब वो हिंदी भूल चुका था। अब वो लड़का इंग्लिश बोलता है, वो भी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में। और इधर उसके घर वाले, उसके माँ और भाई लोग को अंग्रेज़ी नहीं आती थी। माँ और भाई बहन इन सब के सामने 25 साल से उनका बिछड़ा हुआ बच्चा और भाई सामने खड़ा था। लेकिन अब इनके बीच में जुबान की दीवार आ गई थी। एक्सप्रेशन, भाव, भावनाएं, वो सब कुछ तो है, लेकिन बातें समझ में नहीं आ रही थी। इस कहानी में क्या कुछ कैसे होता है, ये सब कुछ अपने आप में ही बड़ा अनोखा है। इस कहानी को जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा। तो ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के खंडवा इलाके से। ये कहानी 1987 की है, और इसी खंडवा इलाके में ही एक बेहद ही गरीब परिवार रहा करता था। ये एक मुंशी के परिवार है, और इस परिवार में एक विधवा थी जो मुंशी की पत्नी थी, और उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। एक का नाम गुड्डू, एक का नाम कल्लू और एक का नाम सारू, और जो बेटी थी उसका नाम शकीला था। और ये इनकी अकेली माँ ही मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार, अपने बच्चों का पेट पालती थी। एक कच्चा मकान था खंडवा के पास, वहाँ पर ये परिवार रहता था। तो ये तीनों बेटे, बेटी और माँ जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सबसे बड़ा भाई गुड्डू का उम्र उस वक्त 9 साल की थी, और उस 9 साल की उम्र में वो सोचता था कि वो ही उस घर का मुखिया है, क्योंकि उनके पिताजी तो थे नहीं, इसीलिए वो अपनी माँ की मदद करता था। और इस बड़े भाई गुड्डू के सबसे करीब था सबसे छोटा भाई सारू। तो सारू को अपने बड़े भाई के साथ बाहर जाने का शौक था, और इनके घर के पास ही एक रेलवे स्टेशन था। तो अक्सर ये दोनों भाई उस स्टेशन में जाते, ट्रेन के अंदर घुसते, पटरियों में कुछ सिक्के ढूंढते, जो कि अक्सर रेलवे स्टेशन में लोगों के जेब से गिर जाते हैं। और ये लोग ट्रेन के अंदर भी जाते, घूमते फिरते और फिर घर वापस आ जाते। ऐसे ही ये दोनों भाई कई बार रेलवे स्टेशन जाते थे। तो ऐसे ही एक रोज़ 1987 में सारू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ रेलवे स्टेशन जाता है, और ये लोग तलाश में थे कि कुछ सिक्के मिल जाए, किसी के जेब से गिर जाए। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन कुछ नहीं मिला। तो गुड्डू सारू से कहता है कि पास के एक स्टेशन में उतर जाएंगे, वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़कर घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका था। फिर ट्रेन चल पड़ती है और दोनों भाई सफ़र में निकल जाते हैं। अब जब ट्रेन जा रही है तो सारू को थोड़ी देर में नींद आ जाती है। वो कहता है गुड्डू से कि जब स्टेशन आ जाएगा तब मुझे उठा देना। तो ये दोपहर का वक्त था और सारू सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सारू की आंख खुलती है तो वो अपने भाई को आवाज़ देता है, गुड्डू गुड्डू कहकर, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है। सारू परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि भाई है, मुझे लिए बिना कहाँ जाएगा, तो थोड़ी देर में आ जाएगा कहकर वो फिर से सो जाता है। और अब की बार जब सारू सोया तो जब वो उठा तो देखा कि सुबह हो गई थी। अब सारू बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि सुबह हो गई, वो किसी दूसरी जगह पहुंच गया और उसके भाई गुड्डू का कोई अता पता नहीं। अब सारू रोते रोते जहां पर ट्रेन रुकती वहां पर उतर जाता, अपने भाई को ढूंढता। फिर सोचता है कि मुझे वापस उधर जाना है, तो फिर एक ट्रेन पकड़ लेता है और फिर एक दूसरी जगह पहुंच जाता है। ऐसा करते करते 3-4 ट्रेन वो बदल चुका था और फिर एक नई जगह पहुंच जाता था। और इस सफ़र में 2 दिन बीत जाते हैं। उसे भूख भी लगी थी, तो कुछ लोगों ने उसे ट्रेन में खाना भी दे दिया था। लोग उससे पूछते भी, तुम कहाँ से हो, क्या नाम है, लेकिन सारू को कुछ नहीं पता था,
क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ उस वक्त 5 साल की थी। उसे सिर्फ उसका नाम सारू याद था और उसके बड़े भाई गुड्डू का नाम ही याद था। उसे अपनी माँ का नाम भी पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त 5 साल के छोटे बच्चे अपने माँ बाप का नाम भी याद नहीं रखते थे। वो सिर्फ अपनी माँ को माँ या मम्मी कहकर पुकारते थे। सारू को अपने घर का पता भी नहीं पता था। अब सारू बहुत थक गया था और वो भटकते भटकते ट्रेन से उतरकर कोलकाता पहुंच गया था। अब कोलकाता इतना बड़ा शहर, उसमें ये 5 साल का मासूम भटकते भटकते सड़क के किनारे पहुंचता है। कुछ लोग उसे भिखारी समझकर कुछ खाना भी देते थे। ऐसा होते होते सारू पटरियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, क्योंकि उसे यकीन था कि गुड्डू भाई आएंगे और उसे अपने साथ घर ले जाएंगे। उसे वहाँ पर कुछ बदमाश लोग भी मिलते हैं जो शायद उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे, लेकिन सारू को अजीब लगा और उसे गुड टच और बैड टच में थोड़ा सा समझ आ गया। इसीलिए वो डर के वहाँ से भागकर कोलकाता के सड़कों में आ गया। अब उसे कुछ पता नहीं कि आगे क्या होगा और वो कहाँ जाएगा। और आखिरकार उसे वहाँ एक शरीफ इंसान मिलता है और वो आदमी सारू से पूछता है कि तुम रात में यहाँ क्यों भटक रहे हो। तो वो कहता है कि मैं खो गया हूँ, मुझे अपने घर का पता मालूम नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ, और बस अपना नाम बताता है। तो वो इंसान पुलिस को फ़ोन करता है और फिर वो आदमी सारू को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर पुलिस सारू को जुवेनाइल होम में भेजती है। अब जब वहाँ सारू पहुँचता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वहाँ पर वो देखता है कि किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, और सारे उसी तरह के ही बच्चे वहाँ पर थे। और क्योंकि सारू इन सारे बच्चों से अलग था, उसके हाथ पैर सब ठीक थे, जुवेनाइल होम वाले भी अच्छे थे, तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को एडॉप्शन सेंटर में डाल दिया जाए, क्योंकि अगर इसका घर नहीं मिलता तो कोई इसे गोद ले लेगा। और इसके बाद अब सारू को एडॉप्शन सेंटर में रखा जाता है। वहाँ पर दिन बीत रहे थे, उसे गुड्डू की याद आ रही थी, अपने घर की, अपनी माँ की याद आ रही थी, वो रो भी रहा था। लेकिन एडॉप्शन सेंटर में अच्छे अच्छे खाना भी मिल रहे थे, अच्छे कपड़े भी मिल रहे थे, तो धीरे धीरे सारू वहाँ खुश रहने लगा। और उसी दौरान एक रोज एडॉप्शन सेंटर का मैनेजर सारू के सामने आता है और कहता है कि इनसे मिलो, अब ये तुम्हारा नया परिवार है। 2 लोग सारू के सामने खड़े थे और वो दोनों गोरे यानी विदेशी थे और उनका नाम था जॉन एंड सू बेरली। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे और ये लोग इंडिया एक बच्चे को गोद लेने आए थे, क्योंकि कुछ कारण की वजह से ये लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे। तो हर तरफ घूमने के बाद जब इन्हें सारू के बारे में पता चला तो ये तैयार हो गए और इन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। और फिर इन्होंने सारू को अपने घर का फोटो दिखाया, लेकिन सारू को क्या मालूम ऑस्ट्रेलिया कहाँ है क्या है। फिर उन्होंने उसे चॉकलेट वॉकलेट खिलाया तो बच्चा खुश हो गया। उसके बाद सारू पहली बार प्लेन में बैठा इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, और सारू अपने नए माँ बाप के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाता है। अब सारू का घर ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में था, जो कि तस्मानिया इलाके में पड़ता है। होबार्ट में जॉन बर्ली का अपना खुद का बिजनेस था और अच्छा खासा घर भी था, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी और इसीलिए सारू को वो लोग गोद लेकर आए थे। तो सारू को वो लोग अपने बच्चे जैसा ही प्यार दे रहे थे, उसकी हर जिद हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उसके कमरे में हर तरीके का खिलौना रखते थे, उसे घुमाने लेके जाते थे, और एक चीज़ का खास ख्याल रखते थे वो लोग कि सारू के कमरे में वो लोग इंडिया का एक नक्शा रखते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये बच्चा भटक गया है। लेकिन वो नक्शा इसलिए रखते थे कि ताकि सारू को इतना याद रहे कि वो इंडिया से आया है। सारू को अपनी माँ का चेहरा, अपने भाई बहन का चेहरा और अपने बड़े भाई गुड्डू का नाम ही याद था बस, लेकिन मोहल्ला, इलाका, शहर, कस्बा, ये सब उसे कुछ भी याद नहीं था। हाँ, उसके शहर की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सारू के जहन में यादें बनकर रह गई थी, जैसे कि वो रेलवे स्टेशन, दूसरा उस रेलवे स्टेशन के करीब पानी की टंकी, एक वहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ था और एक छोटा सा पौंड, एक छोटा सा तालाब जैसा, और वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के करीब ही था। बस इन चीज़ों के अलावा बाकी और उसे कुछ भी याद नहीं था। तो धीरे धीरे सारू अपने नए माँ बाप के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता रहा। धीरे धीरे उसकी पिछली यादें भी मिटती जाती है और वो अब बड़ा होते जा रहा था। उसके नए माँ बाप उसे अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, और फिर 2009 में
सारू अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अब उसकी वहाँ एक गर्लफ्रेंड भी थी और अब सारू अपने पिता के बिजनेस में भी हाथ बटाने लगा था। उनके वेबसाइट के लिए काम करता था होबार्ट में ही, और अब तक उसको लगभग 22 साल हो चुके थे कोलकाता से ऑस्ट्रेलिया आते हुए। अब 2009 में अचानक सारू को याद आता है। वैसे याद तो पहले भी आता था कि काश मेरे माँ बाप के बारे में मुझे कुछ पता होता, मेरे घर के बारे में पता होता, लेकिन कभी उसने कोशिश नहीं की। लेकिन 2009 में जब उसने कंप्यूटर कोर्स किया और ये वेबसाइट के लिए काम कर रहा था, तो अचानक उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना घर ढूंढूं, क्यों ना अपने माँ बाप को ढूंढूं, अपने भाइयों को ढूंढूं और उस इलाके को ढूंढूं जहाँ से मैं गायब हुआ था। अब वहीं से उसकी तलाश 2009 से शुरू होती है। तो सारू गूगल अर्थ पर जाता है और पूरे हिंदुस्तान का गूगल अर्थ के जरिए एक तरह से चक्कर काटता है। वो ढूंढता रहता है, अब हिंदुस्तान इतना बड़ा, कहाँ से क्या चीज़ें मिलेगी। लेकिन उसे इतना मालूम था, जहाँ से उसके माँ बाप उसे ऑस्ट्रेलिया लेकर आए वो जगह थी कोलकाता। तो अब सारू कोलकाता पर सर्च करता है और कोलकाता के इर्द गिर्द जो भी इलाके हैं उन सभी को वो ढूंढता है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद वो जो पानी का टंकी, वो पॉन्ड, वो इलाका, वो रेलवे स्टेशन कहीं तो दिख जाए। महीनों तक सारू गूगल अर्थ पर लगा रहता है, घंटों वहाँ पर बैठकर ढूंढता रहता है। अब सारू अपने दिमाग पर भी जोर डालता है और धीरे धीरे रिकॉल करने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे उसे अपने गांव का नाम खंडवा याद आने लगा, और अब खंडवा में जो इलाके में वो रहता था, अब उस इलाके को उसे याद करना था। तो उसे लगता है कि उसके इलाके का नाम बी से शुरू होता है। तो वो अपने इलाके को ढूंढने के लिए कंप्यूटर पे बी से टाइप करता है, लेकिन बी से तो बहुत सारे गांव का नाम आता है खंडवा में। बी से इतने सारे गांव के नाम देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर उसने सोचा कि बी से ऐसा गांव का नाम ढूंढना पड़ेगा जहां पर उसकी बचपन की यादें थी, यानी कि वो रेलवे स्टेशन, वो पानी की टंकी, वो पॉन्ड, वो इलाका। तो 3 साल तक लगातार वो गूगल अर्थ पर ढूंढता रहा, लेकिन इस बीच उसने अपने माँ बाप को इस बारे में भनक तक लगने नहीं दी, क्योंकि उसका ये था कि अगर वो अपने माँ बाप को ये बताएगा कि वो अपने असली माँ बाप को ढूंढ रहा है, अपना घर ढूंढ रहा है, तो शायद उन्हें एक धक्का लगेगा और उन्हें बुरा लगेगा, और इसीलिए वो अपने माँ बाप को इस बारे में नहीं बता रहा था। तो अब सारू की एक गर्लफ्रेंड भी थी और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था लीजा, और लीजा के पास उसके घर में एक तेज रफ्तार इंटरनेट की सुविधा थी। तो अब सारू लीजा के घर जाता है और उसके तेज रफ्तार इंटरनेट का इस्तेमाल करके घंटों गूगल अर्थ पर अपना घर ढूंढता रहता है। और ढूंढते ढूंढते अचानक सारू ने सोचा कि शायद वो कुछ गलत ढूंढ रहा है। उसे याद आया कि अगर कोलकाता उसकी आखिरी मंजिल थी, तो शाम की ट्रेन में जब वो बैठा और जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो गई थी। इसका मतलब था कि जहाँ से भी वो बैठा और कोलकाता पहुँचा, वहाँ से कोलकाता पहुँचने का जो भी फासला था या टाइमिंग था, वो करीब 10 से 12 घंटे का था। उसने ये पूरा रिकॉल किया और फिर वो सोचा कि कोलकाता के आसपास ऐसी कौन कौन सी जगह है कि जिसके पास से 10 से 12 घंटे का सफ़र किया जा सकता है। तो कोलकाता के पास ऐसे बहुत सी जगह है। तो उन सारे इलाकों को वो गूगल अर्थ पर फिर से ढूंढने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसकी कोशिश जारी थी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसका इलाका कौन सा है। जब यहाँ से कुछ नहीं मिला तो उसने सोचा कि अपने दोस्तों से वो पूछेगा कि ये 1987 में गायब हो गया था, तो उस वक्त इंडिया की ट्रेन की रफ्तार क्या होती थी, मतलब कि ये 80s के वक्त में इंडियन ट्रेन का क्या टाइमिंग होता था। वो अपने इंडियन दोस्तों से पूछने लगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे थे। अगर मैं शाम को कहीं से बैठा हूँ और सुबह पहुँचता हूँ कोलकाता, तो वो कितना किलोमीटर हो सकता है, क्योंकि उसको ये समझ थी, क्योंकि उसने कंप्यूटर कोर्स किया था, मैथ का नॉलेज था। तो उसके दोस्तों ने बताया कि उस वक्त ट्रेन की रफ्तार जो है वो एवरेज 80 किलोमीटर होती थी और इसी रफ्तार से ट्रेन चलती थी। अब उसने 80 किलोमीटर को उस घंटे से डिवाइड किया, क्योंकि उसने मैथमेटिक्स भी पढ़ा था। तो उसने ये रिज़ल्ट निकाला कि 900 या 1000 किलोमीटर के अंदर कोलकाता से उसका घर है, यानी कि 900 से 1000 किलोमीटर कोलकाता से उसका घर का
डिस्टेंस है। अब फिर इसने इसको सर्च करना शुरू किया। कोलकाता को सेंटर में रख के उसने सारे इलाकों को ढूंढना शुरू किया। तो वो ढूंढते ढूंढते नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंच गया था, लेकिन अब भी उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका इलाका कौन सा है। और आखिरकार सर्च करते करते एक रोज़ एक जगह वो देखता है और उस जगह का नाम था बुरहानपुर। और ये बुरहानपुर नाम सुनते ही उसके माइंड में कुछ चीज़ें क्लिक करती है कि उसका वाला जो इलाका है उसका नाम भी बी से शुरू होता था। अब उसने बुरहानपुर पे गूगल अर्थ पर जूम इन करना शुरू किया और सबसे पहले वहाँ के रेलवे स्टेशन को वो जूम करता है। और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन उसको दिखता है तो उसकी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती है, क्योंकि उस स्टेशन के पास वो तालाब भी था, उस स्टेशन के पास एक छोटा सा पहाड़ और उसके पास एक पानी की टंकी जो कि इंडस्ट्रियल फैक्ट्री की थी। और वो पहाड़ उसे इसलिए याद था क्योंकि वो बचपन में एक बार उस पहाड़ में चढ़ा था और गिर गया था और उसके माथे पर एक निशान बन गया था और वो निशान आज तक वो बड़ा हो गया लेकिन अब भी वो गया नहीं। और ये सारी चीज़ें जो वो इंटरनेट पर अभी देख रहा था वो उसके जहन में, उसकी यादों में बसी हुई थी और ये काफ़ी थी उसके इलाके की पहचान करने में। और ये बुरहानपुर भी कोलकाता से करीब 1000 किलोमीटर दूरी पर ही थी। अब फिर उसने बुरहानपुर के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उसे पता चला कि ये खंडवा शहर में पड़ता है। अब सारू जो है वो खंडवा और बुरहानपुर तक तो पहुंच गया, लेकिन अब भी बहुत सारे सवाल थे, क्या वो खंडवा का है या फिर बुरहानपुर का, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे इलाके पड़ते हैं। इसलिए वो सबसे पहले खंडवा के बारे में YouTube पर जाकर सर्च करना शुरू कर दिया। फिर उसे कुछ कुछ बातें याद भी आने लगी और वो अपने दोस्तों से खंडवा के बारे में भी पूछने लगा कि ये जगह कैसा है, यहाँ पर क्या क्या है देखने के लिए। और फिर आखिर में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद, रिकॉल करने के बाद उसने अपने दोस्तों से कहा कि ये खंडवा में एक जगह है और जिसका नाम जी से शुरू होता है। उसका नाम उसको एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन उसने फिर भी गैस करके ये कहा कि कुछ गुनेस्तली नाम का इलाका है। तो उसने ये सवाल सोशल मीडिया के ज़रिए खंडवा इलाके के कुछ लोगों से पूछा कि क्या खंडवा में कुछ गुनेस्तली नाम का कुछ इलाका है। तो वहाँ से कुछ लोगों ने रिप्लाई किया कि दरअसल वो गुनेस्तली नहीं बल्कि गणेश तलाई है। अब गणेश तलाई का पूरा नक्शा उसने बताया कि क्या वहाँ पर छोटे छोटे टीन के घर है। उसने ये तक बताया कि एक छोर पर मुस्लिम रहते थे, एक छोर पर हिंदू भी रहते थे, और थोड़ी बहुत कुछ यादें बताई कि ज़्यादातर वहाँ पर टीन या खपरे के घर थे। तो वहाँ से भी जवाब आया कि अब 24-25 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, आबादी बदल गई है, लोगों के घर बदल गए हैं, सड़कें बदल गई है, लेकिन हाँ जी से नाम शुरू होता है और वो गणेश तलाई का ही इलाका है। तो अब सारू ने गूगल अर्थ पर गणेश तलाई पर सर्च करना शुरू किया, उसको जूम इन किया तो धीरे धीरे उसको दिखाई दिया कि हाँ, बचपन के वो 5 साल इन्हीं गलियों में उसने गुजारे थे और अब उसे यकीन हो गया कि ये उसी का इलाका है। तो अब जब सारू ने इतना रिसर्च कर लिया और उसको अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये वही इलाका है, तो 10 फरवरी 2012 यानी कि 10 फरवरी 2012 उसको गुम हुए लगभग 25 साल बीत चुके थे और अब सारू की उम्र हो गई थी 30 साल। तो सारू ने तय किया कि वो इंडिया जाएगा और हिंदुस्तान जाकर अपने घर वालों को, अपने माँ भाई सबको ढूंढेगा। तो सारू 10 फरवरी 2012 को ऑस्ट्रेलिया से न्यू दिल्ली लैंड करता है फ्लाइट से। फिर न्यू दिल्ली से ट्रेन से वो खंडवा जाता है। खंडवा जाने के बाद अब वो जैसे ही बुरहानपुर पहुंचता है, उस रेलवे स्टेशन को देखकर उसके आसपास जो टीला था, जो पानी का टंकी था, उसके कदम खुद ब खुद उनके तरफ बढ़ते जा रहे थे। उसे खुद पता नहीं कि उसके कदम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वहाँ पर एक टीला है और रास्ते उसके कदम बता रहे थे और वो चलता जा रहा था और वहाँ पर सचमुच वो टीला था। फिर वो कहता है कि स्टेशन के दूसरे छोर पर एक तालाब हुआ करती थी और सचमुच वो तालाब वहीं थी। अब वो थोड़ा और आगे गया, उसने कहा कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो इंडस्ट्री अब बंद हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर जो पानी की टंकी अब भी वहीं पर सलामत थी। वो ये सारी चीज़ें देखता है, मन ही मन खुश होता है और वो आगे बढ़ता जाता है
क्योंकि उसे अब मालूम था कि अब उसका घर कहाँ है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद एक टूटे फूटे मकान, टिन का छत और एक मिट्टी का घर, वहाँ जाकर सारू के कदम रुक जाते हैं। अब वो वहाँ खड़ा है, पीठ पे एक बैग है और लगातार वो उस घर को घूरे जा रहा था। उस घर से कोई नहीं निकलता, लेकिन उस घर के बगल में जो घर था वहाँ से एक औरत बाहर निकलती है, अपने बच्चे को गोद में लिए सारू को घूरे जा रही थी कि एक आदमी जो हुलिया से विदेशी लग रहा है और पीठ पे एक बैग लिए घंटों से आखिर इस घर को क्यों घूर रहा है। तो उस महिला ने सारू से कुछ पूछा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि वो महिला हिंदी में पूछ रही थी और अब सारू को हिंदी नहीं आती और उस महिला को इंग्लिश नहीं आती। तो उसने कई बार इशारों में भी पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सारू को कुछ समझ में नहीं आया। तो उस महिला ने एक आदमी को बुलाया जिसको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। तो जब वो आदमी आया तो सारू ने उससे पूछा कि इस घर में रहने वाले लोग कहाँ हैं, और वो बार बार अपने आप को सारू सारू कहकर बोल रहा था। तो जब ये सारू नाम सुना तो वहाँ पर एक शख्स चौंक गया। तो जब वो शख्स पास आया तब सारू ने उसे कहा कि मैं सारू हूँ, और उसने अपने बचपन की एक फ़ोटो दिखाई जो उसके नए माँ बाप ने उसे शायद दिया था, और उस फोटो में वो 5 साल का ही था। तो जब उस फोटो को उस शख्स ने देखा तो उसने कहा वेट, और उसने सारू से कहा कि मेरे साथ आओ। और कुछ देर चलने के बाद, कुछ घर छोड़ने के बाद, वो एक घर के सामने सारू को खड़ा करता है और कहता है कि ये तुम्हारा घर है। और जब सारू उस घर के अंदर दाखिल होता है तो वहाँ पर 3 औरतें खड़ी हुई थी। तो वो शख्स कहता है कि इनमें से तुम अपनी माँ को पहचानो। तो सारू पहली औरत को देखता है और कहता है नहीं, दूसरी को देखता है और कहता है नहीं, तीसरी को देखकर वो कुछ कहने ही वाला था कि वो औरत खुद ही आगे बढ़ती है और सारू को पहचान लेती है और गले लगा लेती है। तो माँ अपने बेटे को पहचान चुकी थी और बेटा अपनी माँ को पहचान चुका था। तो वहाँ पर खड़े उस शख्स ने पूछा कि ये तो अब बड़ा हो चुका है, 30 साल का हो गया है, तुमने इसे कैसे पहचाना? तो माँ ने कहा कि एक तो इसकी आंखें और चेहरा देखकर, हालांकि अभी थोड़ा उसका हुलिया बदल चुका है, लेकिन फिर भी उसने पहचान लिया, और दूसरा इसके माथे का वो चोट का निशान, जब वो बचपन में उस टीले से गिर गया था और मैंने खुद ही अपने हाथों से उसकी पट्टी की थी, और वो निशान सारू के माथे से कभी गया नहीं। अब ये माँ और बेटे 25 साल बाद मिल रहे हैं। तब तक पूरे इलाके में खबर फैल गई, तो वहाँ पर अब उनका पूरा परिवार आ गया था। लेकिन मुश्किल अब ये है कि बेटा हिंदी भूल चुका है और घर वालों को इंग्लिश नहीं आती। तो सारी चीज़ें जो हैं वो आंसू और भावनाएं और खुशियाँ ही बयां कर रही थी। जुबान कोई नहीं समझ रहा है एक दूसरे के, लेकिन भावनाएं सब समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इस मुश्किल का भी हल निकाला जाता है। वहाँ पर एक इंग्लिश की टीचर रहती थी जिनका नाम था शहनाज। उनको बुलाया जाता है और अब वो ट्रांसलेटर का काम करती है। तो इनके ज़रिए माँ, बेटे, भाई, बहन सबकी आपस में बात होती है, और इसी दौरान माँ सारू को सबसे मिलवाती है कि ये तुम्हारा भाई कल्लू है, कल्लू की शादी हो चुकी है, इसके बच्चे हैं, और ये तुम्हारी बहन शकीला है, उसकी बहन की भी शादी हो गई थी, उसके भी बच्चे हो गए थे। तो सारू अपने भाई से, भाभी से, बच्चों से, बहन से, जीजा से, सबसे मिलता है। फिर भी उसकी नज़रें एक और शख्स को तलाश रही थी, और वो आखिर में पूछता है कि गुड्डू भाई कहाँ है। गुड्डू जो सारू का बड़ा भाई था और जिसके साथ सारू रेलवे स्टेशन से गायब हुआ था। और गुड्डू का नाम सुनते ही सारू के माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि जब तुम गायब हो गए उसके 1 महीने के बाद ही उस रेलवे स्टेशन में उसी पटरी पर गुड्डू के 2 टुकड़ों में लाश मिली, और उस 1 महीने में मैंने अपने 2 बेटों को खोया था, एक गुड्डू को और एक तुम्हें। सारू भी ये बात सुनकर रो पड़ता है क्योंकि गुड्डू उसका आइडियल भाई था और उसके बहुत ही करीबी था। तो खैर इसके बाद अगले 11 दिन तक वो अपने माँ, अपने परिवार के साथ रहता है, और इन 11 दिनों के अंदर उसने अपने ऑस्ट्रेलिया वाले माँ बाप को मैसेज करके ये बताता है कि सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कुछ बातें छुपाई थी। मैं पिछले 3 साल से अपने घर, अपने माँ बाप और अपने वजूद को
तलाश रहा था और आखिरकार कामयाबी मिली और इसलिए मैं इंडिया उनसे मिलने आया हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप आप हैं, क्योंकि आपने मुझे ये नई ज़िंदगी दी है, आपने मुझे जीने का एक मौका दिया है। हाँ, इन लोगों ने मुझे जन्म दिया है तो ये भी माँ बाप हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपके प्यार को भूल जाऊँगा, या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं वापस नहीं आऊँगा तो ये गलत है। मैं आऊँगा, लेकिन अब मेरे दो माँ बाप हैं, आप भी हैं और ये भी है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी वो लोग रिप्लाई करते हैं कि काश तुम ये हमको पहले बता देते तो हम भी तुम्हारे साथ आते और इस खुशी के घड़ी में हम भी तुम्हारे साथ होते। लेकिन हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं कि आखिर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिल गए। और उन्होंने ये भी लिखा था कि कम सुन, यानी कि जल्दी आना बेटा। इसके बाद अगले 11 दिन तक सारू अपने माँ और अपने भाई बहन के साथ वहाँ पर रहता है, अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाता है और कहता है कि अब आप इस घर में नहीं रहोगे, अब आप अच्छे घर में रहोगे। और वो अपने माँ से बहुत ज़िद भी करता है कि वो उसके साथ ऑस्ट्रेलिया चले, लेकिन माँ बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने से मना कर देती है। तो सारू ने माँ को नया घर दिया, सबको तोहफे दिए और एक वादे के साथ वो ऑस्ट्रेलिया गया कि बीच बीच में वो आता रहेगा और इन सब से मिलता रहेगा। और अब सारू हर महीने माँ के लिए पैसे भेजता है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये थी कहानी एक ऐसे बेटे की जिसने ज़िद ठान ली कि वो अपने बचपन की यादों को, अपने घर को और अपने वजूद को और अपने माँ बाप को ढूंढ कर ही रहेगा, और उसने ऐसा किया भी। अब सारू अपने दूसरे माँ बाप के साथ ऑस्ट्रेलिया में है और उसका दूसरा परिवार भारत के वही खंडवा इलाके के बुरहानपुर में है। लेकिन फ़ोन पर खूब बातें होती है और धीरे धीरे ये लोग भी अब इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सारू ने भी बाकायदा हिंदी सीखने की ट्रेनिंग ले ली है और वो अब अच्छी खासी हिंदी बोल लेता है। तो एक तरह से ये बिछड़ा हुआ परिवार अब एक हो गया है। तो ये थी आज की एक अनोखी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बताइएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।